Uh, okay, so we'll begin with the prayer. Please sit with your eyes closed. Atmanjali Mudra. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानंद सागरम् अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, I welcome you for today's wonderful and lovely sessions, the lovely program 7 days holistic lifestyle। बड़ा ही कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाया है मैंने। हालांकि इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट प्रोग्राम, इट इज अ पर्टिकुलरली फोकस्ड प्रोग्राम। खाली हेल्थ रिलेटेड ही बात होगी यहाँ पर मैं इसमें, अंडरस्टूड। जो 21 डेज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करते थे वो पूरा ओवरऑल हर सब्जेक्ट पे हम कवर करते थे, तो यहाँ पर में हम खाली फिजिकल हेल्थ पे ही बात करेंगे हम, और थोड़ा बहुत हम लेंगे भी, ऐसा नहीं हम कुछ कवर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम लेंगे भी। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे दोबारा से मुझे मौका दिया आप लोगों को सेवा देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। जैसे कि हमें पता है कि ये जो प्रोग्राम हमने जो किया है शुरू, ये हेल्थ रिलेटेड है, तो हम उसी से ही हम आगे बात करेंगे। तो चर्चा हम शुरू करेंगे कि जितनी भी हमारी डिजीजेस है, लाइफस्टाइल डिजीजेस, बराबर, मैं कुछ डिजीजेस के नाम बता देता हूँ, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, नी पेन, मसल पेन, बॉडी पेन, sciatica, cervical spondylosis, kidney stone, gallbladder stone, gastritis, acidity, constipation, piles, migraine, depression, anxiety, cancer, irregular periods, PCOD, sinus, skin diseases, psoriasis, obesity, underweight, cholesterol, eye diseases, ear problem, thyroid, aranya, insomnia, prostate gland, liver diseases, lungs infection, Parkinson disease, snoring, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिक एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी है। ये सारी जो बीमारी अभी हमने जो सुनी, तकरीबन 40 बीमारियों के नाम मैंने बता दिए। यहाँ ये कॉमन है, हम सुनते हैं कि इनमें से किसी न किसी को कुछ ना कुछ बीमारी है, हम सुनते हैं।
और हर घर में कोई ना कोई इन बीमारियों में से कोई ना कोई एक पेशेंट जरूर होगा, बराबर। ये सभी चीजें और कुछ नहीं है, इट इज अ प्योर लाइफस्टाइल डिजीज, नथिंग एल्स। जन्म से नहीं आता है ये कोई, जन्म से रेयर केस में ऐसा होता है, उसका कारण अलग है, अदरवाइज बाय बर्थ ये डिजीजेस नहीं आती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लाइफस्टाइल हमारी आगे बढ़ती है, जीवन हमारा आगे बढ़ता है, गलत रहनी कहनी के कारण, गलत जीवन शैली के कारण ये बीमारी आ जाती है। जैसे मैं यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊं कि बीमारी कभी रातों रात नहीं आती है, इस प्रकार से हेल्थ भी रातों रात नहीं आता है। अंडरस्टूड? दोनों में सेम टाइम लगता है, समय उतना ही लगता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा पहले। तो अगर कोई कहता है कि मुझे कैंसर हो गया या डायबिटीज हो गई या थायराइड हो गया या पीसीओडी हो गई या लंग इन्फेक्शन या वगैरह वगैरह जो भी हो गया, उसको सोरियासिस हो गया, इट नेवर कम्स ओवरनाइट। डायग्नोसिस ओवरनाइट होता है, जैसे ओवरनाइट आपको कुछ एकदम से इश्यू होने लगा और वो प्रिवेलिंग चल रहा है, लंबे अरसे से चल रहा है, यू नो, कंटिन्यूसली बॉडी में वो इश्यूज रह रहा है और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, आप कोशिशें कर रहे हो बट इट इज नॉट वर्किंग। तो इसका मतलब यह है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी वो क्रॉनिकल स्टेज पे पहुंच गया है, इट हैज रीच्ड एट द सेकंड स्टेज। और फिर हमें जब हम जाते हैं लेबोरेटरी टेस्ट कराने या फिर डॉक्टर के पास में, उनका डायग्नोसिस कहता है कि आपको कोई बीमारी हो गई XYZ। अंडरस्टूड? तो आपको वो टाइम पे ऐसा लगता है कि आपको अभी अभी हुआ, इट इज नॉट अभी अभी, नो, अभी अभी नहीं हुआ, इट इज अ जर्नी। आपने जब से गलत फूड खाना स्टार्ट किया है या जब से आपने नेचर के साथ में छेड़खानी करनी शुरू की, तब से उसकी शुरुआत हो ही चुकी थी वो टाइम पे, और वो टाइम पे नेचर ने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था, बट यू आर अनअवेयर, सो आपको पता नहीं था उस हिंट को कैच कैसे करना है। एंड अगर आपको पता भी चला, देन यू अवॉइडेड इट, आपने इग्नोर किया ड्यू टू मेनी रीजंस, whatever could be the reasons. Understood? And over the period of time, after few months or few years, it came up on the surface on a very strong level. और फिर वो हमें अभी बहुत ही गहरे तरीके से अभी हमें वो नुकसान दे रहा है, असर कर रहा है। अंडरस्टूड? ये इस तरीके से बीमारी पैदा होती है हमारे शरीर में। इसी प्रकार से स्वास्थ्य को भी उतना ही समय लगता है, इट टेक्स टाइम। Are you getting my point? It really takes time. तो वैसे देखा जाए, by birth we were healthy actually. हम हेल्दी पैदा होते हैं, बचपन में भी हम हेल्दी ही होते हैं, but due to some reasons we again tend to fall into the unhealthy habit and we very oftenly come across the you know bodily challenges जो भी है। अंडरस्टूड? तो ये कैसे होता है? जब हम बच्चे थे तब हम हेल्दी थे, लेकिन सोशल सर्कमस्टांस और फैमिली के सर्कमस्टांस कुछ ऐसे थे, माता पिता के और फैमिली के बिलीफ कुछ ऐसे थे सर्टन फूड को लेकर की, उन्हें लगा कि ये सही है एंड दे डिड नॉट थिंक अबाउट इट, और वो देते रहे उनको। उस कारण क्या होता गया, बच्चा धीरे 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 बीमार होते गया और फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते जा रहा था वो। इट हैपेंस, आज की डेट में भी होता है, ये बच्चा फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कैसे हुआ ये, तो दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको रीजन नहीं पता है, सो दे डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएंगे। सीधी बात है, माहौल ही वैसा है, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर बोलेंगे दवा दे देंगे उसको, लेकिन गलती जो रूट कॉज है वो चालू रहेगी बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, पता है। अंडरस्टूड? थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं और क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा कि कैसे गलतियां करते हैं माँ बाप। फॉर एन एग्जाम्पल, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है तब तक तो वो हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग उसका बंद करवा देती है,
कुछ महीनों में या फिर एक आध साल में, आजकल तो फैशन हो गया है, वो विद इन 6 to 8 months ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। कभी नहीं करना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा वो। कम से कम बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग देनी ही चाहिए। जब तक दूध आता है मम्मी को, तब तक बच्चे को दूध मिलना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग का। उसके अलावा बाहर का दूध नहीं देना चाहिए उसको, उसी कंडीशन में देना चाहिए बाहर का दूध जब मदर को दूध आना बंद हो जाए, नेचुरली बंद हो जाए, अंडरस्टूड, तभी देना चाहिए। ये पहली गलती करते हैं, दूध आता है और बंद कर देते हैं, ये सोच करके कि अभी मुझे फ्रीडम चाहिए। ये रोज रोज क्या है, दिन में 3-4 टाइम मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हूं, तो परेशान होने के कारण उसको फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो कॉन्शियसली बंद करती है और वो गाय का दूध देती है। पहली बार बच्चा गाय का दूध अवॉइड करता है, गाय या भैंस का दूध जो भी हो। एक तो डाइल्यूट नहीं करते, उसको गर्म करते हैं, फिर ठंडा करने के बाद उसमें हनी मिलाते हैं या फिर कोई और पाउडर मिला देते हैं जिससे बच्चे को टेस्ट आए, और फिर वो पिलाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आप कच्चा दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश करो, बच्चा अवॉइड करेगा, इट विल नॉट, दैट चाइल्ड विल नॉट ड्रिंक, इट विल अवॉइड। आप जैसे ही मुंह में डालोगे सीधा निकाल देगा वो, बिकॉज क्योंकि बच्चे के अंदर में जो सुपर इंटेलिजेंस है, जो नेचर है, वो उसको बता रहा है दिस इज फॉरेन एलिमेंट, दिस इज नॉट योर फूड, दिस इज नॉट योर मदर मिल्क, दिस इज समथिंग एल्स। हमारे लिए दूध है, बच्चे के लिए वो दूध नहीं है। हम जबरदस्ती उसको उसकी बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि दूध पी, क्योंकि वो दूसरी माँ का दूध है, वो उसकी माँ का दूध नहीं है। इसलिए हर बच्चा पहली बार नहीं, शुरू में डेफिनेटली वो रिएक्ट करता है और अवॉइड करता है दूध पीने की, दूध ना पीने के वो कोशिश करता है। दूध दो तो वो पीता नहीं है। सभी माताओं की कंप्लेन होती है, अरे बच्चा दूध नहीं पीता है। तो कुछ लोग हनी मिलाते हैं, कुछ लोग पाउडर मिलाते हैं, कोई एसेंस मिलाते हैं, फिर ऐसे पिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती है। ये जबरदस्ती दूध पिलाने के कारण क्या होता है ना, कि दूध के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता बच्चा, इसलिए वो जबरदस्ती, अभी उसको भूख लगी तो पीना तो पड़ेगा, तो पी लेता है वो। तो वहां पर में उसका बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब तक वो माँ का दूध पीता तब तक इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, जैसे ही उसने गाय का या भैंस का दूध पीना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम होना शुरू हो गया वहां पर। तो ये गलती माँ बाप करते हैं, माताएं खास करके करते हैं। माताओं को ऐसा लगता है कि गाय का दूध पवित्र है, शुद्ध है, अच्छा है, देना चाहिए। ठीक है, वो आपकी मान्यता है, लेकिन आपको रियलिटी नहीं पता, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। तो वो पहली गलती हुई। फिर दूसरी गलती ये करते हैं कि उसको अनाज खिलाना शुरू कर दिया। जो हम फूड खाते हैं उसी में से ही थोड़ा बहुत निकाल करके उसको खिलाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दांत आ गया, यानी कि 1-1.5 साल का हो गया, दाल खिलानी शुरू कर दी, दाल चावल खिलाना शुरू कर दिया। बच्चे का डाइजेशन सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है अनाज को डाइजेस्ट करने के लिए इस उम्र में, जब वो 1.5-2 साल का होता है। जबरदस्ती खिलाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। फिर कंप्लेन आती है, इसको सर्दी हो रही है, नाक से पानी निकल रहा है, कफ हो रहा है, खांस रहा है, बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कॉमन है, बहुत ही कॉमन है ये। यहां से बीमारियां शुरू हो जाती है और हम उस चीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैक्सीन देते हैं या फिर कोई दवाई दे देते हैं, सिरप दे देते हैं। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूएशन में। जब हम बड़े हो जाते हैं ये सेम प्रोसेस चलती रहती है। बचपन से ये डाल दी कि दूध पीना है, कुछ कल्चर में चाय पीने का कुछ फैमिली में चाय पीने का कल्चर रहता है, तो चाय को अच्छा मान लेते हैं, चाय पीने लगते हैं। सुबह के नाश्ते में पूरी, पराठा, ब्रेड, मक्खन, बटर, चीज, पनीर, और जो भी कल्चर से कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो वहां का, आप साउथ इंडियन रहोगे तो इडली सांभर डोसा वगैरह चलता रहेगा। गुजराती महाराष्ट्र वगैरह रहोगे तो फिर भाखरी, पूरी, पराठा आएगा। नॉर्थ इंडियन में भी ऐसे ही कुछ आता है, पूरी, पराठा, ये सब चीजें। तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रेन फूड हुआ, उसके साथ साथ में पल्सेस भी चला जाता है। सेकेंड चीज में लंच में भी यही सेम चीज, दाल चावल सब्जी रोटी, ये कॉमन है पूरे हिंदुस्तान में, ये कॉमन है, दाल चावल सब्जी रोटी, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ द फैमिली। अंडरस्टूड? कुछ कल्चर में चावल ज्यादा खाते हैं, कुछ कल्चर में रोटी ज्यादा खाते हैं, लेकिन है कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन बेस्ड फूड। फिर रात के डिनर में भी ये सेम चीज है। तो कॉन्स्टेंटली और डेली रेगुलर बेस पे
अनाज और दाल कंटिन्यूसली जा रहा है, अनाज दाल दूध और दूध से संबंधित जो भी वस्तु है वो सारी चीजें जा रही है। तो क्या हो गया, कौन सा फूड गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीन मुख्य चीज बन गई। दैट बिकेम योर आइडियल डाइट। 90% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ही जा रहा है बॉडी के अंदर में। जब तक बॉडी का खून गर्म है तब तक तो बॉडी उसको पचा लेगा। जैसे ही हम 25-30 क्रॉस करते हैं बॉडी जवाब देना शुरू कर देता है, ये सेम डाइट फॉलो करते हुए। फिर लोग कहते हैं कि यार मैं वही घर का नॉर्मल फूड ही खाता हूं, घर का नॉर्मल फूड ही खाता हूं। नॉर्मल फूड में क्या, बी स्पेसिफाई, स्पेसिफिकेशन के साथ बताएं। परसों ही मैं किसी से मिला, किसी के यहाँ मैं गेस्ट बन के गया था ऐसे बैठने के लिए, तो वहां पर मेरे को एक और गेस्ट आया था, तो उन्हें तकलीफ है थायराइड की, 100 पावर की वो मेडिसिन लेते हैं फिर भी उनको कंट्रोल में नहीं हो रहा है। मैंने उनसे पूछा क्या खाते हो, तो बोले वही नॉर्मल फूड ही खाते हैं, अपना रेगुलर फूड। नॉर्मल फूड, रेगुलर फूड आपकी दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में रेगुलर फूड नहीं है। जिसको आप रेगुलर कहते हो वो मेरी दृष्टि में वो जंक फूड है। तो मुझे आप बताइए स्पेसिफिकेशन के साथ में क्या खाते हैं। तो बोले कि सुबह एक कप चाय पीते हैं, फिर कभी ब्रेड ले लिया, कभी बिस्किट ले ली, कभी भाखरी खा ली, कभी थेपला ले लिया, कभी पराठा ले लिया, या कभी इडली डोसा ले लिया। सुबह सुबह जो भी वैरायटी रहती है जैसा मूड बना, उपमा हो गया, पोहे हो गए। फिर दोपहर के भोजन में भी दाल चावल सब्जी रोटी, रात के भोजन में भी या फिर कुछ खिचड़ी क्या हो गई या फिर राइस की वैरायटी हो गई। तो मैंने कहा आप इसको रेगुलर आइटम कहते हो कि हाँ जी हम तो इसको रेगुलर कहते हैं। मैं बोला इसमें आपका कोई दोष नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसके बारे में। मैंने बोला आपके खाने में एक तो फैट्स जा रहा है, दूसरे नंबर में हैवी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, और तीसरे नंबर में प्रोटीन जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट हैवी अमाउंट में हम ले रहे हैं कंपेयर टू प्रोटीन। और कुछ लोग जो फिटनेस ओरिएंटेड रहते हैं तो वो प्रोटीन पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, जिम जाते हैं या ऐसे कुछ रेजिम फॉलो करते हैं, तो वो प्रोटीन 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 दिमाग में घूमता रहता है, तो प्रोटीन ही इर्द गिर्द रख देते हैं अपने। तो ये तीन चीज जा रहा है तो बाकी की चीजें कहां से मिलेगी फिर शरीर क्या खाली ये तीन चीजों पे चलता है? नो, नहीं चलता है। ये तीन चीज हमारी रिक्वायरमेंट है, बट सर्वत्र है वो नहीं है। इट इज नॉट द एवरीथिंग। खाली एक ही चीज पे फोकस करोगे तो बॉडी की दूसरी डिमांड है वो कहां से कंप्लीट होगी। अंडरस्टूड? ये मिस्टेक कर देते हैं लोग, यही सबसे बड़ी गलती हुई कि फूड को बैलेंस नहीं किया गया। अंडरस्टूड? फ्रूट्स को भोजन नहीं समझा, वेजिटेबल्स को हमने फूड नहीं समझा। हमने समझा जब भी कोई तकलीफ होती है तो सीधा पहले दोषारोपण होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल पे। अभी मुझे किसी का मैसेज आया है 1 घंटे पहले, अरे मुझे माइग्रेन का थोड़ा इश्यू हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एशगार्ड ज्यादा ले रहा हूं। मैंने कहा कि आपको क्यों एशगार्ड कसूरवार नजर आ रहा है? नहीं क्योंकि ठंडा है वो। तो मैंने कहा कि तो फिर आप ऐसी क्या गर्म चीज खा रहे हो वो मुझे बताइए। चलो एशगार्ड ठंडा है मैं मानता हूं, लेकिन एशगार्ड से माइग्रेन नहीं होगा, वो बात आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आप एशगार्ड के अलावा और क्या क्या खाते हो। अरे यार बस वही खाता हूँ, सुबह बन जाता है नाश्ते में, उपमा हो गया, कभी इडली हो गई। मैंने बोला आपने मेरा प्रोग्राम 2 महीना किया, क्यों आपने फिर अपना चेंज कर दिया ट्रैक? बराबर है। मेरे प्रोग्राम, मेरे डाइट प्लान में सुबह का नाश्ता है ही नहीं, आपने वो वापस शुरू कर दिया। फिर दोपहर का भोजन वही दाल चावल सब्जी रोटी, रात का भी वही ना। तो फिर अभी मैं बोला खाली आप एशगार्ड ये सोचते हो एशगार्ड का एक ग्लास पी लूंगा सारा एल्कलाइन मैनेज हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बोला आप अपना दिमाग लगा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। आपकी हेल्थ अभी सुधरी नहीं है और आपने बस वो शुरू कर दिया वापस कॉम्प्रोमाइज करना। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जानते हुए भी अनजानों की तरह काम करना खुद के ऊपर में, विच इज वेरी रॉन्ग। तो हेल्थ खराब होगी होगी, उसको माइग्रेन अटैक आएगा। बोले 2 बार आ गया, बोले आएगा ही क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने बस मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया सिस्टम को। अंडरस्टूड? तो ये गलती करते हैं एंड देन वी ब्लेम टू समथिंग एल्स।
फिर कोई कहता है कि अरे ककड़ी खाता हूं तो एसिडिटी हो जाती है, कोई कहता है गैस हो जाता है टमाटर खाता हो तो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। ककड़ी टमाटर का दोष क्यों देते हो आप? क्यों उन चीजों पे आपको दोष नहीं हो रहा है कि आप चाय पी रहे हो? चाय भी तो आप रोज पीते हो, चाय कॉफी भी आप रोज पीते हो, और अनाज भी आप 3-3 टाइम रोज खाते हो। क्यों आपकी दृष्टि वहां नहीं जाती? क्यों आप उसको ऐसा नहीं सोच सकते हो कि भाई ये या इसमें कुछ गलती हो सकती है? क्यों आपको टमाटर में ही गलती नजर आई? क्यों आपको कुकुम्बर में ही गलती नजर आई? क्यों आपको पर्टिकुलर फ्रूट में ही गलती नजर आ रही है? इसके कारण हुआ? नो, इसके कारण नहीं हुआ। वो नियमित बन गया, आप उसको रेगुलर नहीं लेते हो, और आपने उसको लेना लिया और ऐसे टाइम पे लिया जिसके कारण उसका रिएक्शन हुआ, और अभी आपने बोल दिया कि टमाटर के कारण हुआ, ककड़ी के कारण हुआ। डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से खाया उसको भी। वो मैं आप समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि कहाँ गलती होती है, क्यों कुछ लोगों को सैलेड खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, गैस या एसिडिटी या जो भी है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सैलेड, इट इज बिकॉज ऑफ द ईटिंग एट द रॉन्ग टाइम, ईटिंग इन अ रॉन्ग वे, वो गलती है। अंडरस्टूड? तो अगर ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो सीधी सीधी बात है, हेल्थ तो खराब होगा ही, नुकसान होगा ही होगा। हमारे शरीर की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें विटामिन भी मिले, हमें अदर मिनरल्स भी मिले, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। जब विटामिन की कमी होती है तब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है? विटामिन की कमी है, कोई न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो बता देगा कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ा दो, या तो फिर आपको सप्लीमेंट पकड़ा देगा। बाजार में नया सप्लीमेंट आया है, ये खा लीजिए, इससे आपका मल्टीविटामिन टैबलेट्स है, विटामिन डी है या विटामिन सी है या विटामिन ए बी सी डी, जो भी आपको चाहिए, B12 तक, उसकी टैबलेट्स अवेलेबल है, उसकी सप्लीमेंट्स अवेलेबल, ले लीजिए आप, और जो खाते हो खाते रहो उसको। दिस इज हाउ द कल्चर इज। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से विटामिन कभी नहीं प्रोक्योर कर सकते। वी कैन नॉट get the proper vitamins by eating tablets and supplements. No, पूर्ति हो सकती है बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट। जब आप कोई फ्रूट खाते हो या फिर आप कोई सैलेड खाते हो, एनी वेजिटेबल आप खाते हो इन अ फॉर्म ऑफ रॉ, द वे इट इज यू आर ईटिंग, कुकुम्बर एज इट इज खाया, टमाटर एज इट इज खाया, कोई भी फ्रूट्स एज इट इज खाया, उसमें विटामिन भर भर के है। लेकिन खाली विटामिन नहीं है, उसके साथ में और भी उसके देयर आर अदर मेनी अदर मिनरल्स which becomes a complete family by itself. Understood? तो it is a complete family by itself. फ्रूट के अंदर में अगर आप डालो ग्रेप्स, गूगल में डालो ग्रेप्स में क्या मिनरल्स है, सब पूरी लिस्ट आ जाएगी, 100 मिनरल्स मिलेंगे आपको उसके अंदर। वो आपको टैबलेट में नहीं मिलेगा, विटामिन सी के टैबलेट में आपको खाली विटामिन सी मिलेगा। बट आवर बॉडी नीड्स एवरीथिंग, आवर बॉडी नीड्स होलसम फूड। इसलिए ये कंसेप्ट बाहर आया, होल प्लांट बेस्ड फूड। सुना है आपने? होल प्लांट बेस्ड फूड। व्हाट इज होल प्लांट बेस्ड फूड? जो पौधे से आता है, प्लांट से आता है, विच इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट फैमिली, और वो अपने आप में संपूर्ण है। होल होल खाओगे, नॉट द कंस्ट्रिक्टेड वर्जन, उसका फैक्ट्री में डाला, प्रोसेस किया, टैबलेट बनाया, खा लिया, नहीं। टमाटर पूरा खा जाओ, ककड़ी पूरी खा जाओ, बीटरूट पूरा खा जाओ, गाजर पूरा खा जाओ, फ्रूट पूरा खा जाओ। वी वांट कंप्लीट होल फूड। अंडरस्टूड? तो ये मिस्टेक हो रही है हमसे। वी डिड दिस मिस्टेक कि हमने होल प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाया। जो भी खाया हमने ग्रेन्स खाया, डेयरी खाया और पल्सेस खाए, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसने नॉन वेज ज्यादा खाया, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। So there is an imbalance in our diet. Understood? उसको हमें बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Now what is the meaning of holistic lifestyle? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल इज बेसिकली, सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो फूड है वो होलसम होना चाहिए।
इट हैज टू बी होल प्लांट बेस्ड डाइट। वहीं से ये चीज आती है होलिस्टिक लाइफस्टाइल। होलिस्टिक लाइफस्टाइल बेसिकली मीन्स टू लिव योर लाइफ एंड हील योर बॉडी थ्रू लॉज ऑफ मदर नेचर। मां प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं। इस संसार में जितने भी जीव प्राणी है, शास्त्र में बताया गया है कि देयर आर 84 लाख जीवास, 84 लाख जीव है, बराबर है। उसमें से इंसान भी उसमें से आ जाता है। कीड़े मकोड़े, जानवर, जमीन के जानवर, पानी के जानवर और जमीन के नीचे के जानवर, सभी चीज इसमें आ गए। तो और हम भी उसमें आ गए। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द क्रिएचर अमंग द 84 लाख क्रिएचर। सो इन दैट केस यू नो, तो उसको चलाने वाला कौन है? इट इज अ मदर नेचर, प्रकृति। हिंदी में उसको हम प्रकृति कहेंगे, इंग्लिश में हम उसको मदर नेचर कहेंगे। प्रकृति के कुछ नियम है। सभी मनुष्य के अलावा सभी जीव जंतु प्राणी प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं अच्छे से, इसलिए उनको कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी कम्युनिटी में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं है। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एजुकेशन एंड दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डॉक्टर। एग्जाम्पल, जैसे गायों का झुंड है, गायों बैलों का झुंड है, भैंसों का झुंड है, जंगल में रहते हैं। दे आर नॉट लिविंग इन सोसाइटी। उनमें से जब भी कोई बीमार होता है, कोई गाय, तो क्या कोई वो गाय कभी डॉक्टर के पास गई क्या? है? जो गाय डॉक्टर हो और वो गाय दूसरे को बुलाए, चिल्ली आ मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक करता हूं, नो, राइट? व्हाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग प्रकृति। वो मदर नेचर को फॉलो करते हैं। दैट इज इनबिल्ट, अंडरस्टूड? उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, इट इज इन देयर नेचर। लेकिन इंसानों को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हमें किसी और इंसान की मदद की जरूरत पड़ती है, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल, एज सिंपल एज दैट। पहले के जमाने के लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, लेकिन पिछले मैं ये कहूंगा कि 20-30 सालों में ये चीजें लुप्त होने लगी, अंडरस्टूड? यहां पर मैं इस चीज की कमी होने के कारण ये सब्जेक्ट का जन्म हो गया। अदरवाइज होलिस्टिक लाइफस्टाइल पुरातन जमाने से लोग ऐसे ही जीते आ रहे हैं। दे नेवर नीड एनी काइंड ऑफ नॉलेज और एजुकेशन कि जीना कैसे है। उन्हें पता था कि जीना कैसे है, अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, जैसे बच्चा पैदा होता है, उसे सीखना थोड़ी पड़ता है कि चबाओ, दूध माँ की छाती से मिलेगा, सीख के थोड़ी आता है वो। इट इज इनबिल्ट। उन्हें पता है मुझे भूख लग रही है तो मुझे माँ का ब्रेस्ट सकलिंग करना है, तो मुझे वहां से दूध मिलेगा, मेरा आहार मुझे मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सारी चीजें इनबिल्ट है हमारे अंदर में, दिस इज नेचर। तो पहले के जमाने के लोग इन चीजों पे काफी ऑब्जर्व करते थे, दे वर वेरी अवेयर ऑफ इट। अवेयरनेस के कारण दे लिव्ड अ वेरी हेल्दी लाइफ। लेकिन आज की डेट में वी आर लैकिंग अवेयरनेस, अंडरस्टूड? उन दिनों में दवाइयां नहीं होती थी। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस? 100 साल, 150 साल, और कितना पुराना है? कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि कोई फलाना हॉस्पिटल 300 साल पुराना है? अपने वीडियोस ऑन कर दीजिएगा प्लीज। वीडियोस ऑफ है तो यहाँ एक ही जन का वीडियो चालू है तो वो तो ठीक है, वो तो हाँ ना जब जवाब दे देंगे। तो वीडियो ऑन करें तो पता चलेगा कि मैं हाथ आप ऊपर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो कभी आपने सुना है क्या जसलोक हॉस्पिटल को 400 साल हो गया है? नहीं ना। अपोलो हॉस्पिटल को 500 साल हो गया। सुना है? नहीं सुना ना, है ही नहीं। कितना, व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस मेडिकल इंडस्ट्री? 100-150 साल, उससे ज्यादा लंबी इंडस्ट्री नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 100 साल पुराना हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री का बर्थ ही उतना ही है पुराना, 100-150 साल पुराना, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने ये सुना होगा कि आयुर्वेद 5000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, वगैरह वगैरह।
योगा 5000 साल पुराना है, नेचुरोपैथी की भी कोई पता नहीं कब स्टार्ट हुआ। अंडरस्टूड। तो उन दिनों जब लोग बीमार होते थे तब तो थोड़ी कोई दवाई खाता था, कोई केमिकल थोड़ी कोई खाता था। ये नहीं, पेड़ पौधों से वो लोग अपना इलाज करते थे। कुछ लगभग गया, कोई पौधा उठा लिया, उसका लेप बना लिया, लगा लिया, कट आ गया तो या जो भी हो गया। शरीर अगर रोगग्रस्त हुआ, मान लो अपसेट हुआ, स्टमक अपसेट हो गया या फिर कुछ और हो गया, मधुमेह हो गई। मधुमेह तो उसको भी उतना टाइम नहीं लगा है। मधुमेह तो हार्डली आई थिंक सो 14th या 15th सेंचुरी में डायबिटीज के बारे में पता लगा। उसके पहले लोगों को डायबिटीज नहीं होता था। मधुमेह करके बोलते हैं आयुर्वेद में उसको। डायबिटीज अभी बहुत कॉमन है, हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है, ऑलमोस्ट मेरे घर में भी है। मतलब मेरी फैमिली में है, मेरे अपने खुद के घर में तो नहीं है लेकिन मेरी फैमिली में है। तो ये जो है बेसिकली उन दिनों आदमी पहले उतना बीमारी नहीं होता था, ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो जाती थी, कभी किसी को हार्डली कुछ बड़े लंबे अरसे के बाद कुछ होता था। तो इन हर्ब्स मेडिसिन से ही वो लोग ठीक कर लेते थे अपने आप को, खाने में सुधार लेकर के आते थे। खाना तो वैसे भी उनका सुधरा हुआ था, इसलिए पहले के जमाने के लोग बड़े हेल्दी होते थे और हाइट बॉडी भी बहुत अच्छी होती थी, फिट एंड फाइन, एकदम तंदुरुस्त। लेकिन आज के टाइम के अंदर में वो चीजें, हमारा 20 साल का आदमी, 20 साल का लड़का लड़की, जवान आदमी ढीला पड़ा हुआ है। अंडरस्टूड। नस्ल खराब हो गई ना। क्या हुआ? नस्ल खराब हो गई। मैंने इससे नस्ल मीन्स our nerve system, the generation got diseased, affected because of wrong lifestyle. Now what is the wrong thing? क्या गलती की हमने? हमने वो फूड को अपनाया जो हमारा नहीं है, which is not our food. We are living in Indian nation, we are living in Indian continental. यहाँ की आबू हवा अलग है, हम बर्गर पिज्जा को खा रहे हैं। चीज हमारा फूड नहीं, हम चीज खा रहे हैं। डेयरी पहले इतना नहीं खाया जाता था, अभी हम भर भर के डेयरी खा रहे हैं। प्रॉब्लम हो गया। Are you getting my point? ब्रेड हमारा खुराक नहीं था, हम ब्रेड भर भर के खा रहे हैं। अभी रोटी कम ब्रेड ज्यादा खा रहे हैं। मैदे की आइटम, मैदा हमारा फूड नहीं था, अभी हम मैदा खाने लगे। अंडरस्टूड। और उसके अलावा स्नैक्स, तरह तरह के स्नैक्स, पकवान जो हमारा फूड नहीं है वो हम खाने लगे। यहाँ आपके हमारे घर आंगन में ही दुनिया की सब वैरायटी मिल जाती है। चाइनीज मिलता है, मैक्सिकन मिलता है, इटालियन मिलता है और पता नहीं क्या क्या मिलता है? जो फूड हमारा नहीं है हमने उसको खाना शुरू कर दिया और हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई। सीधी सीधी बात है, ये बड़ी गलती हो गई हमसे। और तो और जो हमारे रीजन का नहीं है वो भी हमने खाना शुरू कर दिया। इंपोर्टेड। क्या इंपोर्टेड? कुदरत ने उसको उस जमीन में बनाया, वहां के लोगों के लिए बनाया है। यहाँ इंपोर्ट करके क्या मतलब उस चीज को खा करके? अभी ऑरेंजेस मिल रहे, बोलो, पता है आपको? ये सीजन में ऑरेंजेस मिल रहे हैं। ये सीजन है क्या ऑरेंज का? ये सीजन नहीं ऑरेंज का। पूरे भारत में ऑरेंज की सीजन विंटर्स में आती है, लेकिन यहाँ तो अभी धूप निकली हुई है और उसमें ये चल रहा है, ऑरेंजेस मिल रहे हैं। तो मैंने पूछा ये कौन सा ऑरेंज है? ये इंपोर्टेड माल है, हाइब्रिड माल है। मैं बोला समझ गया, इसका मतलब ये खाने का नहीं है। अंडरस्टूड। और महंगा भी मिलता है वो। तो जो मैं कहता हूं कि जो हमारा रीजनल फूड नहीं है, रीजन मीन्स आप जिस एरिया, लोकेलिटी या जिस शहर में आप रहते हो, उस स्टेट का जो भोजन, उस स्टेट में जो उगता है वो आपका भोजन है। अगर सब, मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ तो महाराष्ट्र के रीजन में जो बनता है 200-300 किलोमीटर के रेंज में, वो मेरे काम का है। न कि 1000 किलोमीटर दूर से मैं कोई चीज मंगाऊं और मैं वो खाऊं। दैट इज नॉट इन आवर रीजन। वो वहां का फूड है। अनाज वस्तु अलग है, लेकिन रॉ फूड की बात कर रहा हूं मैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खास करके बात कर रहा हूं। तो लोग ये गलतियां बहुत करते हैं। अंडरस्टूड। तो जो हमारे नेचर के जो प्रिंसिपल्स है हमने उसको फॉलो नहीं किया और हम चूक गए, इसलिए हमारा शरीर खराब हो गया।
मैंने संक्षेप में, ब्रीफ में आपको ये सारी बातें बताई है। आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में, यानी कि आज और बाकी के 7 दिन जो हम कवर करेंगे, इसमें एक एक चीज को हम डिटेल में हम कवर करेंगे, एक एक पॉइंट। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अभी आज मैंने आपको ये बताया कि गलती कहाँ हुई, हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो भी ब्रीफ में मैंने आपको बताया, नॉट इन डिटेल, कि क्यों हेल्थ हमारी बिगड़ रही है। क्योंकि देखो, ये आज की डेट के अंदर में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये। इट इज रियली वेरी बिग इश्यू इन टुडेज टाइम। पहले के जमाने में इतने लोग बीमार नहीं होते थे। अभी सुविधाएं बढ़ गई, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, क्लिनिक्स बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए, बीमारी भी बढ़ गई उसके साथ साथ में, और रोज नई नई बीमारियां निकलती है। अंडरस्टूड? तो उससे काम नहीं चलेगा। जो मतलब ये है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हमारा हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो। ये क्या छोटी छोटी बात में आप डॉक्टर के पास चले जाओ और दवाई ले लो, दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य शब्द जो है वो असल में उसका मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब ही यही है कि पूर्णता। स्वास्थ्य केवल आपको खाली शरीर के स्तर पे काम करने से स्वास्थ्य नहीं मिलता। स्वास्थ्य आपको तभी मिलता है जब आप जीवन के जितने भी पहलू हैं, 4 पिलर पे ये हमारा जीवन टिका हुआ है। हमारा जो जीवन है वो 4 पिलर पे टिका हुआ है। पहला पिलर तो ये शरीर है हमारा। दूसरा है हमारा मन, विचार जिसमें चलते हैं। तीसरा है हमारा इमोशन, भावनाएं। और चौथा है हमारी आत्मा। ये 4 मुख्य चीज है, बराबर है? यस और नो? 4 मेन चीज है। अगर ये 4 चीजों में कोई भी एक पहिया अगर हमारा कमजोर पड़ जाता है, कोई भी एक लेग अगर हमारा कमजोर पड़ जाता है, तो क्या हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते। आज की डेट में भले ही आपका हेल्थ अच्छा हो, भले ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा हो, लेकिन सपोज कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई टेंशन आ जाए किसी बात को लेकर के, पैसों को लेकर के या रिलेशंस को लेकर के, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। क्योंकि मन पे असर हुआ ना, मन मायूस हुआ, मन डिप्रेशन में चला गया, सीधी सीधी बात है, शरीर में इमोशन भी वैसे आएंगे, शरीर नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करेगा, तो बीमार तो पड़ेगा आदमी। इसलिए चारों चीजों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। किसी एक पे काम करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी गलती हम ये भी करते हैं कि हमें अगर सपोज कि अगर कुछ भी इश्यू हो जाता है, सपोज इफ वी कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अथॉरिटी के पास चले जाते हैं। या तो हम अथॉरिटी की बात सुनते हैं या तो हम मेजॉरिटी की बात सुनते हैं, राइट? अभी यहां पर मैं, हमारा सब्जेक्ट हेल्थ का है तो हम हेल्थ रिलेटेड ही बात करेंगे। तो हेल्थ की दुनिया में कौन अथॉरिटी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। अथॉरिटी कौन है हेल्थ की दुनिया में? ऑफ कोर्स आप कहेंगे डॉक्टर्स, फार्मिस्ट और गवर्नमेंट। क्योंकि वो आपको लाइसेंस देता है ना कि आप किसी को डायग्नोस करो, आप लेबोरेटरी यूनिट बनाइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, क्लिनिक बनाइए, आप इलाज कीजिए। वो आपको सर्टिफिकेट देता है, डिग्री देता है, सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी देता है। इसलिए वो अथॉरिटी हो गई। और मेजोरिटी के पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सलाह है। अलग अलग जगह से काफी कुछ जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, उस बुनियाद पे वो आपको गाइड करते हैं। ये खा लो, ये पी लो, ऐसा करो, वैसा करो, राइट? जब भी कोई तकलीफ आती है शरीर पे लेवल पे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आस पड़ोस को पूछते हैं, रिश्तेदार वालों को पूछते हैं कि भाई ये है, क्या करूं? तो जैसे सपोज की कॉन्स्टिपेशन चल रहा, कहेगा कायम चूर्ण खा लो, लैक्सेटिव खा लो, तेल पी लीजिए, मस्टर्ड ऑयल पी लीजिए, तो उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एग्री आप कर लेते हो, सोशल मीडिया में देखा, टीवी में देखा, कुछ ऐड आ गई, अच्छा ये चलो ये ले लेता हूँ।
उससे ठीक करने की कोशिश करो। देखो वो कॉमन मेडिसिन है, अंडरस्टूड, इसलिए उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बस जाओ लेकर के आ जाओ और कंज्यूम करो और अपने आप को ठीक रखो। लेकिन अगर सपोज कि अगर प्रिवेलिंग हो जाता है, इन सब चीजों से काम नहीं चलता है, फिर मन कहता है कि यार डॉक्टर के पास चला जाऊं और इलाज करवा लेता हूं, राइट, यही मन में आता है विचार। इस चक्कर में क्या होता है ना, फिर डॉक्टर आपको कहता है कि ये आपको रूट कॉज पे तो बात ही नहीं करेगा, वो आपको यही बोलेगा कि आपको कैंसर हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, आपको मलेरिया हो गया, आपको फलाना हो गया, ढिकना हो गया, ये दवाई लेते रहो, बस मैनेज करते रहो। उस डॉक्टर की दवाई ली और आपकी बात नहीं बनी, मानो सपोज कि आपने दवाई लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो रहा है कि वो वो दवाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओगे, अथॉरिटी को चेंज करोगे आप, एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी के पास चले जाओगे, एक मेजोरिटी से दूसरे मेजोरिटी के पास चले जाओगे, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक चीज बंद करोगे दूसरी चीज शुरू हो जाएगी, ये होगा, अंडरस्टूड? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, पता ही नहीं है कि भाई इसके कारण हो रहा है, अंडरस्टूड? सबसे बड़ा डॉक्टर तो हम खुद है, हम स्वयं अपने आप में एक बड़े डॉक्टर हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको वो चीज समझाना चाहूंगा, तो हमारे भीतर में बैद्यनाथ जी बैठे हैं। जस्ट अ मोमेंट, आई नीड टू हैव अ वाटर। हाँ, तो हमारे भीतर ईश्वर है, बैद्यनाथ जी बैठे हुए हैं, हमें उनकी बात तो सुनना है। बैद्यनाथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैद्यनाथ? बैद मीन्स डॉक्टर, वैद्य, वैद्य, वैद्य बोलते हैं ना, वैद्य आयुर्वेद को वैद्य बोलते हैं, वैद्य, वैदाचार्य, तो उसका नाम है बैद्यनाथ जी। शिव का एक रूप है जो एज ए हीलर काम करता है हमारे अंदर भीतर। बुखार होता है, हड्डी टूट जाती है, एक सिंपल बात, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जब आप हमारी हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन थोड़ी करता है? वो खाली लेवल में लेकर आता है, हड्डी को एक दूसरे यहाँ आसपास ऐसे मिला देता है और पट्टी लगा देता है, 2-3 महीने में हड्डी जुड़ जाती है वापस अपने आप। कैसे हुआ ये? इट्स वेरी नेचुरल। भीतर में ईश्वर बैठा हुआ है, बैद्यनाथ जी बैठे हुए हैं, उसका काम है, उसकी ड्यूटी है उसको ठीक करने के लिए, अंडरस्टूड? हमें उस पर काम करना है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम वो चीज समझेंगे क्या करना है उसके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो बैद्यनाथ जी बैठे हैं, हम उसको एक्टिवेट करेंगे, तो वो कैसे होगा? वो केवल 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 आत्म अनुभूति से ही होगा, सेल्फ एक्सपीरियंस से ही होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा या आप सीखेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपको उसे फॉलो करना है। यू विल हैव टू फॉलो इट, प्रैक्टिस इट। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कंडीशंस, आई मीन सॉरी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और कोई उसका रिएक्शन भी नहीं है, अंडरस्टूड? तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आपका अपना एक्सपीरियंस डेवलप होगा, देन यू विल रियलाइज, वाओ, चमत्कार हो गया ये, अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं अपने आप बारे में बताना चाहूंगा। जैसे समीर जी आप जानते हैं, नेहा जी आप जानते हैं, एक पार्टिसिपेंट है जो नए हैं, वो मेरे बारे में इतना विशेष नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से मैं इस चीज में आया। तो एज अ क्वालिफिकेशन मैं कहूँ तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो मैंने 12वीं तक ही पढ़ाई की है, आगे की पढ़ाई मैंने बंद कर दी थी, रोक दी थी, फिर मैं कामकाज में लग गया। 18 साल मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में रहा, करियर मेरा ज्वेलरी इंडस्ट्री में गया, और पिछले 3 साल से मैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस को मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस तो मैंने 2014 में ही शुरू कर दिया था,
सेल्फ प्रैक्टिस, योगा एंड नेचुरोपैथी की सेल्फ प्रैक्टिस मैंने 2014 से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन एज अ प्रोफेशन मैं 2018 में आया, यानी कि आने से पहले मेरा अपना खुद का 4-5 साल का सेल्फ एक्सपीरियंस है, अंडरस्टूड, विच इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, इनफ है उतना। और खाली वो नहीं है, मतलब अभी तो 2021 हो गया, यानी कि 7 साल का गहरा अनुभव है मेरा इस विषय में। इसलिए आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कुदरत की तरफ से कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं और लोगों को ट्रेन करूं, कोच करूं इस सब्जेक्ट को लेकर। वैसे तो मैंने इस सब्जेक्ट में कुछ महारत हासिल करने के लिए, माइलस्टोन अचीव करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मल पढ़ाई भी की है अपने नॉलेज को पॉलिश करने के लिए। तो उसके नाते मैं मुझे डॉक्टरी मिली है नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में। I am a certified health nutrition. I am a certified yoga teacher. I am also registered yoga teacher, and I am also certified. I have done diploma in naturopathy particularly. तो ये सारे मैंने शॉर्ट प्रोग्राम्स किए, बहुत विस्तार में बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं किए, लेकिन मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है मैंने, और खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस नॉलेज को पॉलिश करने के लिए। तो ये मेरा ओवरऑल ओवरव्यू है मेरा। 2014 में मेरा वजन 90 प्लस था और आज मेरा वजन कुछ 65-66 है। जब मैंने जब मुझे पता चला कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है काफी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी हेल्थ की इश्यूज शुरू हो गए हैं। 2014 में जब मेरी हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुए, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं इसको अपने दम पर ही ठीक करूंगा। शायद यही एक जरिया बना कि मैं विदाउट मेडिसिन अपनी हेल्थ को ठीक करूं और फिर अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करूं और फिर मैं लोगों को सिखाऊं कि विदाउट मेडिसिन आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, और अगर आप बीमार हो तो कैसे अपने आप को आप ठीक कर भी सकते हैं विदाउट मेडिसिन। इट इज पॉसिबल, क्योंकि मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं। ठीक है, आज का सेशन हम थोड़ा और ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तब जो मेरी यात्रा जो रही काफी कठिन रही। एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं काफी कंफर्ट जोन में था, और वहां से उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना और फिर इस मुकाम पे पहुंचना, इट रियली नीड्स हार्ड एफर्ट। इट रियली नीड्स हार्ड एफर्ट। मैं आपको बताऊं, ये कोई रातों रात या 2-4 महीने का एफर्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, 2014 से लगातार मैं परसिस्टेंटली मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए आज जो आप मुझे देख पा रहे हैं उसका नतीजा है ये। अंडरस्टूड। तो यहां पर मैं एक चीज आपको समझनी होगी कि बड़ा बदलाव कभी कंफर्ट जोन में रहते हुए नहीं आएगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तब जाकर कि आप नया बदलाव ला पाएंगे। एंड एक और चीज कि मैं खाऊं या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ खाए और आपको हेल्थ मिले, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आपका हेल्थ ठीक करना है, आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ही योगा करना पड़ेगा, आपको ही फूड डाइट करना पड़ेगा, तभी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने आप से कमिट करें, सेल्फ कमिट करें कि जो भी आप इस प्रोग्राम से लेकर के जाएंगे, सीखेंगे, आप उसे बखूबी निभाएंगे, आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करना है। मुझे आपके कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये कमिटमेंट अपने आप से करना है, ताकि आप डगे नहीं, हिले नहीं, आप डटे रहे। अंडरस्टूड। चलिए, यहां पर मैं आज का हम सत्संग हम खत्म करेंगे, पूर्ण विराम देंगे। 1 घंटा ही रखेंगे, क्योंकि टाइम का हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहूंगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली अभी मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जो भी मैंने आपको अभी बताया, उससे संबंधित अगर आपको कुछ सवाल आता है आपके मन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस प्लीज, आप पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो।
मॉर्निंग हमारा योगा का सेशन चलता है, तो जो लोगों ने मॉर्निंग का सेशन, मेरा योगा का सेशन लिया हुआ है, उनके लिए ये प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्री है 7 डेज का। अंडरस्टूड? वो आपको तो मैंने बता ही दिया था व्हाट्सएप मैसेज में, फिर भी वर्बली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और जिन्होंने खाली ये प्रोग्राम ही लिया है, तो खाली 7 डेज का, तो उसमें योगा इंक्लूडेड नहीं है। इट इज ओनली नॉलेज नॉलेज नॉलेज। मैं आपको तौर तरीके सिखाऊंगा, वो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा कि करना क्या है। डाइट प्लान भी सिखाऊंगा, रेसिपीज वगैरह भी मैं दूंगा, थेरापीज भी सिखाऊंगा। वो सभी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये 7 डेज मतलब मैं नॉलेज दूंगा, आपको जानकारी मिलेगी। आपको एक दिन में इतनी सारी जानकारी नहीं दे सकते, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 7 डेज में। हाँ जी, बोलिए समीर जी, कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि भले ही अभी मुझे ये समझ आ चुका है कि डाइट मतलब ये जो भी 40 डिजीजेस आपने जो बताई, उसमें ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं और ये हम हमारे आचरण और फूड्स हैबिट से ही आई हुई है। फिर भी आज के लाइफस्टाइल में ये जो भी डिजीजेस, अपार्ट फ्रॉम फीवर एंड खांसी एंड बुखार एंड ये, बट बाकी की जो डिजीजेस, जैसे रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस यूरिन इन्फेक्शन फॉर माय मदर, तो उसमें फिर या फिर और भी कोई जैसे डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो लोगों को अगर समझ भी आ जाए कि ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल नाम की चीज होती है और ऐसे जीना है, लेकिन फिर भी हमारे पास उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन मेडिसिन से ही मिल सकता है और मिलता भी है। तो फिर इसलिए वी हैव टू बी डिपेंडेंट और ऑन द मेडिसिन आल्सो। तो मेरा ये सवाल है कि इसके ऊपर अगर हमें सॉल्यूशन मिले, ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, इसके ऊपर अगर रेडी सॉल्यूशंस मिले, तो इससे मुझे लगता है कि हम लोग प्रैक्टिस में ला पाएंगे और उसके रिजल्ट्स जो हमें मिलेंगे, उसकी वजह से वी विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ, जैसे अभी हमको तो पता है कि 2-3 डिजीजेस जो हमने खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं और हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं, लेकिन बाकी जैसे जो आपने इतनी 40 डिजीजेस के जो नाम बताए हैं, और वो वाकई में होते रहते हैं, हर घर में हर टाइम पे हर किसी को होते रहते हैं, बट उसके नेचुरल सॉल्यूशंस नहीं पता होते, तो उसके लिए क्या करना नेचुरल सॉल्यूशन तो मैं देता ही हूँ ना, प्रोग्राम में मिलेगा। नेचुरल सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही। देखिए क्या होता है ना, कि आपने जैसे बताया कि यूरिन इन्फेक्शन वगैरह है, इसमें है ट्रीटमेंट है इसके अंदर में। इसका ट्रीटमेंट सिंपल सिंपल एक ही ट्रीटमेंट है। अगर कोई बीमारी एकदम से सरफेस पे आ गई, तो सबसे बड़ा, मैंने आपको पिछले महीने भी बताया था और आप ये आई थिंक थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं, सिंपल बात है, एकदम से आप पहले लिक्विड डाइट पे चले जाएं। रामबाण इलाज है नारियल पानी। कोई भी बीमारी रहने दो ना आप, आज की डेट में कोरोना से बड़ा कुछ नहीं है बराबर है। पूरी दुनिया कोरोना से डरी पड़ी हुई है। हालांकि कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा फिलहाल हम लेकर के चलता है कि नई नई डिजीज है, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, बराबर है। तो इवन कोरोना भी हम नारियल पानी से ठीक करते हैं। अभी आप कोई भी बीमारी ले लो, यूरिन इन्फेक्शन ले लो, यूरिन इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि एसिड कंटेंट बढ़ गया, प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई शरीर में। दाल ज्यादा खाया है, प्रोटीन ज्यादा खाया है, इसलिए यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। दाल, प्रोटीन गर्म रहता है पचने में, प्रोटीन हीट प्रोड्यूस करता है। दाल ज्यादा खाओगे, गाढ़ी गाढ़ी दाल खाओगे, सीधी सीधी बात है, दाल से संबंधित जो भी फूड आता है अगर आप वो खाओगे, डेफिनेटली यूरिन इन्फेक्शन होगा होगा होगा। और मसालेदार फूड भी खाएंगे, डेफिनेटली यूरिन इन्फेक्शन होगा होगा होगा। अभी आप पूछेंगे कि इंस्टेंट इलाज क्या है? हाँ, इमीडिएटली बहुत गर्म हो रहा है यूरिन में,
तुरंत ही कोई मेडिकल असिस्टेंस लेकर के पहले उसको शांत कर दो ताकि रिलीफ मिले। लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वो आपको एकदम से जलन हो रही है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो इमरजेंसी केस में हमें जो देखो इमरजेंसी में मेडिसिन रामबाण इलाज है। इमरजेंसी में बर्दाश्त नहीं हो रहा, अरे एकदम से हो, लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अभी आपको रिलीफ मिल गया है, बट अभी उसको सॉल्यूशन लेकर आना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा रूटीन को। तुरंत ही इमिडिएटली अगर यूरिन में इंफेक्शन आया, जैसे आपने उसको शांत किया, इमीडिएटली उसी मोमेंट पे आप लिक्विड डाइट पे चले जाओ, क्योंकि बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी एकदम से। एकदम से अल्कलाइन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और वो सारी चीजें बंद कर दीजिए जिसके कारण यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरे तीसरे दिन ही नॉर्मल हो जाएगा। वो होना ही है और कोई चारा ही नहीं है उसके पास में, होना ही है। अगर इसको और गहराई से समझना हो, आप 7 दिन माता जी से कहे 3 दिन खाली रॉ फूड पे रहे, जूस खाए, फ्रूट खाए, सलाद खाए, बस और कुछ नहीं। रॉ फूड यानी कि कंप्लीट रॉ फूड, गर्म पानी भी नहीं, तो सूप भी नहीं आएगा उसमें। एज इट इज जैसा है वैसा खाए, देखिए फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन रातों रात गायब हो जाएगा। दवाई से कम नहीं होगा, उससे इतनी तेजी से रॉ फूड से खत्म हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है, करके देखो। ठीक है, फिर चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।